जी, नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उन्होंने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में एक भी प्रेस वार्ता संबोधित नहीं की थी। लेकिन मुझे लगता है वहाँ जाने के बाद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया होगा कहना, क्योंकि जब कोई किसी राष्ट्र का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जाता है वहाँ पे अमेरिका, तो आमतौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उसकी एक संयुक्त प्रेस वार्ता होती है और वो मोदी जी को करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने शर्त ये लगाई कि उनसे सिर्फ दो सवाल पूछे जाए, एक भारतीय पत्रकार पूछेगा और एक विदेशी पत्रकार। भारतीय मतलब जो जो भारत की मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं, और विदेशी मतलब जो विदेशी मीडिया के प्रतिनिधि। तो अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से सबरीना सिद्दीकी ने उनसे सवाल पूछा भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में, और उसने ये पूछा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें उसने मुस्लिम का नाम लिया, उनके मानवाधिकारों की रक्षा आप कैसे करेंगे। और उसने जो सरकार के आलोचक हैं उनकी जो आवाज़ बंद कराने की कोशिश की जाती है उसका भी जिक्र किया। अब मोदी साहब ने सिर्फ ये कहा कि भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब गौर करने की बात है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी अमेरिका थे और राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि भारत में जो मुसलमानों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसके बारे में आपकी पार्टी क्या करेगी। तो राहुल गांधी ने भी लगभग वही जवाब दिया जो मोदी ने दिया था। ये देखिए कितना एक विचित्र संयोग है। राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत में इस समय लोकतंत्र कुछ संकुचित हो गया है। जब लोकतंत्र का विस्तार होगा, जब लोकतंत्र का माहौल वापस जो बनेगा देश के अंदर, तो उसमें सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने भी कोई अलग से मुसलमानों की बात नहीं की जैसे मोदी जी ने अलग से नहीं की। बात दोनों ने वही की कि भारत में लोकतंत्र में सबके अधिकार, मोदी जी का कहना है सुरक्षित है, राहुल गांधी का कहना रहेंगे जब लोकतंत्र ठीक से जो है बहाल हो जाएगा। अभी थोड़ा उसके ऊपर खतरा है, मतलब वो उसके ऊपर एक हमला हो रहा है, वो संकुचित हो गया। तो जवाब दोनों नेताओं का एक जैसा था, लेकिन राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, जवाब मिल गया, बात आई गई हो गई। लेकिन मोदी जी से सवाल पूछना, ये उनके जो समर्थक हैं उनके लिए, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मोदी से किसी ने कैसे सवाल पूछ लिया, और वो भी मुसलमानों के बारे में, और वो भी मुस्लिम पत्रकार ने, और वो भी दक्षिण एशिया की। तो अब जो है मोदी जी के समर्थक उसके पीछे लग गए, उनको उनको परेशान करने लगे, उनको धमकियां देने लगे सोशल मीडिया पे। तो इस बात का संज्ञान व्हाइट हाउस ने लिया, और जब एक दूसरे पत्रकार वार्ता में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार, इस समय एक गोरी पत्रकार थी, उसने पूछा कि हमारी एक साथी पे इस तरह से हमला हो रहा है और आपका क्या कहना है। तो व्हाइट हाउस के जो जो प्रतिनिधि थे, दो लोगों ने, जिसमें एक श्वेत पुरुष और एक अश्वेत महिला, दोनों ने ये कहा कि ये हम ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता होती है और प्रेस की आज़ादी पे कोई भी हमला हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब मोदी के समर्थकों से ये पूछना चाहिए
कि इनको बड़ी चिंता होती है कि भारत के खिलाफ कोई बात होने लगे विदेश में, तो उनको लगता है कि इससे बड़ी भारत की बदनामी हो रही है। तो क्या अब इस बात से भारत की बदनामी नहीं हो रही कि मोदी के समर्थक एक पत्रकार, अमेरिका के एक अखबार की पत्रकार के पीछे पड़ गए हैं, जो वहाँ के जो उसूल हैं, वहाँ के जो 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 लोकतंत्र के मूल्य हैं, बल्कि जो व्हाइट हाउस का प्रतिनिधि था उसने ये कहा कि अभी पिछले हफ्ते यहाँ हमने देखा कि किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही थी, और ये जो पत्रकार और जो अश्वेत महिला थी उसने ये भी कहा कि इसीलिए पत्रकार वार्ता रखी गई थी क्योंकि हम लोगों का लोकतंत्र में पूरी तरह से विश्वास है, हमारी आस्था है, और प्रेस वार्ता उसका एक प्रतीक है कि हमारी लोकतंत्र में आस्था है और हम लोगों के सवाल के जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन मोदी जी ने एक तो जो 2 सवालों तक पत्रकार वार्ता को सीमित किया, और उसके बाद जिस तरह से उनके समर्थक हमलावर हुए हैं सबरीना सिद्दीकी पे, ये कहीं भी ये लोकतंत्र के लिए कोई शोभा की बात नहीं है, बल्कि ये एक कलंक है कि आप किसी को सवाल नहीं पूछने देना चाहते, और ये दिखाता है कि भारत में किस तरह से प्रेस की आज़ादी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जब एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार के ऊपर हिंदुत्व समर्थक इस तरह से हमला कर सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अखबारों, टीवी चैनलों के जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर किस तरह के हमले होते होंगे। उसमें हमने देखा है कि पिछले 9 वर्षों में कई लोगों ने तो अपनी नौकरियां छोड़ दी। जो बहुत वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हैं, वो सब अब अपने अपने पोर्टल चला रहे हैं, और जो अपने पोर्टल चला पाने की जिनमें हैसियत नहीं है, वो बेचारे कहीं कोई छोटे मोटे पोर्टल या अखबारों में काम कर रहे हैं, या अगर मुख्य धारा की मीडिया में है भी तो समझौता करके वहाँ, और अपने मुंह पे एक तरीके से पाबंदी लगा के सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकते। सरकार के या तो सरकार के समर्थन में बोलना पड़ेगा या तटस्थ रहना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों ने ये भूमिका ले ली है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, कि मीडिया पूरी तरीके से सरकार की गोद में बैठी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अगर मोदी समर्थक सोचते हैं कि उसी तरह से वो बाहर के पत्रकारों पे भी हमला करके उनको भी चुप करा देंगे, तो वो मुगालते में है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में प्रेस की आज़ादी को हमारे देश से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये एक और बड़े शर्म की बात है कि अभी इसी साल शुरू में एक फ्रांस की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आधार पे देशों को एक वरीयता क्रम में रखती है कि किन देशों में प्रेस को ज़्यादा आज़ादी है, किन देशों में कम आज़ादी है, और इस हिसाब से भारत लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। पिछले साल 180 देशों में वो 150वें स्थान पे था, और इस बार वो 161वें स्थान पे पहुंच गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जहां तालिबान का शासन है, यानी तालिबान आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक लोग हैं जो बिल्कुल लोकतंत्र में नहीं मानते, वहां की मीडिया को बताया गया है कि वो भारत से ज़्यादा स्वतंत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में किस तरह का शासन है, जो तालिबान से भी गए गुजरा है, जिसने अपनी प्रेस की आज़ादी को अफगानिस्तान से भी ज़्यादा संकुचित करके रखा हुआ है। तो मोदी समर्थकों को ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर है। ये बात
प्रोफेसर अमर्त्य सेन कई बार कह चुके हैं कि लोकतंत्र में जहाँ प्रेस की आज़ादी रहती है, वहाँ पे जब प्रेस को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, तो उसकी एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें कि अगर सरकार कोई गलत नीतियाँ अपना रही है, कोई गलत काम कर रही है और प्रेस तुरंत अगर उसको टोकेगा, उस पे अंकुश लगाएगा, तो सरकार फिर अपना रास्ता बदलती है, अपने निर्णय बदलती है। लेकिन अगर सरकार तानाशाही तरीके से काम करेगी, वो चाहेगी कि मीडिया उसके खिलाफ कुछ न लिखे, उसकी कोई आलोचना न करे, उसके निर्णयों का, उसकी नीतियों का कोई विश्लेषण ना करे, तो ये स्थिति देशवासियों के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि फिर हमें ये पता नहीं लगता कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे अगर इसी बात को लें, मानवाधिकारों का उल्लंघन भारत के अंदर हो रहा है, ये कोई छिपी बात नहीं है। खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। आप देखिए, इस समय 6 मुस्लिम नौजवान युवा विद्यार्थी दिल्ली की जेलों में हैं, जिनको सीए के खिलाफ आंदोलन में गलत मुकदमों में फंसाया गया है। उनकी कोई भूमिका नहीं थी हिंसा भड़काने में, बल्कि हिंसा भड़काने में जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता की भूमिका थी, कपिल मिश्रा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से आप देखिए, भीमा कोरेगांव मामले में कम से कम 12 बुद्धिजीवी, जिसमें प्रोफेसर, पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, ऐसे सब लोग शामिल हैं, जाने माने लोग, जिन्होंने बहुत काम किया है इस देश के लिए। असली मायनों में देखा जाए तो वो देशभक्त हैं, जिन्होंने दिन रात लग के काम किया है देश के लिए। उन्होंने भले ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे न लगाए होंगे, लेकिन आज के दिन में जो और कुछ न करें, गुंडागर्दी करें, मारें, पीटें, हत्याएं करें और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा दें, तो वो हो गए देशभक्त। और जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित किया हुआ है, अपना सब कुछ खपा दिया, वो जेलों में हैं। उनको उनके खिलाफ फर्जी मामले हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां प्रतिरोध अधिनियम उनके खिलाफ लगा हुआ है, और उनके लिए बेल मिलना बड़ा मुश्किल है। वो काफ़ी लंबे समय से जेलों में हैं। जब आपातकाल देश के ऊपर लगा था, तो 2 साल के लिए ही लोग जेल में थे, लेकिन अब तो कई लोग जो भीमा कोरेगांव मामले में बंद हैं, उनको 3-4 साल होने जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आधार पे लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अभी हमने महिला पहलवानों की स्थिति देखी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, बल्कि उनको अपमानित होना पड़ा, और जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। तो ये सब कुछ दुनिया के सामने है, कोई इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। तो इस बात को मान लेना और इस स्थिति को ठीक करना असल में सरकार का ये काम होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय हम अपनी कमी को देखने के बजाय हम दूसरों की कमी निकालने लगते हैं। ये बताने लगते हैं कि ओबामा ने मुस्लिम देशों पे हमले किए और आज वो मुसलमानों के मानवाधिकार की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये ठीक नहीं है, ये देश हित के खिलाफ है, और इसलिए जो किया है मोदी समर्थकों ने, इससे देश की बहुत बदनामी हुई है बाहर। और ये इस पे लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग हिंदुत्व के समर्थक हैं, उनको खुद इस पे विचार करना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं या वो देश की बदनामी कर रहे हैं, और इसलिए उनको अपने रास्ते बदलने चाहिए। धन्यवाद।